जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है मेजर जनरल सुधाकर जी, और उनसे हम बात करेंगे कई सारे बड़े अहम मुद्दों पर। सबसे पहले सर का स्वागत कर लेते हैं। सर नमस्कार, जय बात। Namaskar, Amber. Thank you so much, and always a pleasure to connect with you and with your very esteemed platform. And best wishes to your viewers. We can go थैंक यू ahead. सो मच। Yeah. थैंक यू सर। सर कई सारी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जेडीमैन जो है वो कभी भी पाकिस्तान में लैंड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी और विदेश नीति के जो सलाहकार समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने परमाणु जो उनका प्रोग्राम था उसको लेकर जो बातचीत की, ये ईरान की रणनीतिक गलती उन्होंने मानी है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सर ईरान और अमेरिका के बीच में जो कुछ चल रहा है, इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए हैं कि जो भी उनके वॉरशिप्स और उनको घेर रही थी ईरानी बोट, जिनकी चर्चा काफी मीडिया में हो रही थी, उसको शूट इट साइड का ऑर्डर दिया है। साथ ही सर कई सारे मूवमेंट्स हमें इस पर चर्चा हो रही है कि एक तरफ तो पीस टॉक चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो यूएस एसेट्स हैं और ट्रूप्स हैं, उनके मूवमेंट्स भी तेज हो रहे हैं। तो सर क्या हमें समझने की आवश्यकता है किस तरह से डेवलप हो रहे हैं? क्या पीस की तरफ जा रहे हैं या फिर इस सब के पीछे अमेरिका जो है वो कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? या अंबर सब, मैं दोबारा आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और दर्शकों को शुभकामनाएं। हमें थोड़ा सा डॉट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अभी क्या सिचुएशन क्या है। सिचुएशन यह है कि अमेरिका का ब्लॉकेड अभी जारी है। कहाँ पे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ऑल ब्लॉकेड क्यों की जारी है? तो इसीलिए ईरान का जो सोर्स ऑफ इनकम है ये बिल्कुल एकदम ठप हो गया है। उसका ऑयल जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, इकोनॉमी ऑलरेडी डामाडोल में चल रहा है और उनका रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो 57% टू 47 आ गया था, अभी मेरे खबर के मुताबिक बढ़ने लगा है और काफ़ी हाई होते जा रहा है ये। इसी के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग एज वी नो, उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हर एक चीज़ में वो काफ़ी प्रेशर के नीचे हैं। और साथ ही एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि ये जो तेल बेचता था ईरान, 90% ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज टू गो टू चाइना। सो द वर्स्ट अफेक्टेड इज चाइना। अगर इंस्टेंट केस में देखेंगे, हिंदुस्तान तो अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, 1 महीने के लिए उन्होंने रिलैक्स किया था। अदरवाइज हिंदुस्तान का बिल्कुल हमारा इंपोर्ट फ्रॉम ईरान वाज एब्सोल्युटली टू द जीरो साइड। सो ये जो चाइना के ऊपर जो प्रेशर अभी बिल्ड हो रहा है, प्लस आज ताज़ा खबर में TV9 भारत वर्ष में बैठा था, उसमें एक सब्जेक्ट को डिस्कस किया गया था कि अमेरिका ने चाइना के 40 कंपनी है, 40 कंपनी तो जहाज और वेसल्स और ऑयल के साथ डील करते हैं। 40 कंपनी को अलग अलग चीज, ऑयल के अलावा भी बाकी कंपनी है जो काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने बैन किया है आज। तो ये एक ऑफेंसिव, एक ट्रेड वॉर जो होता है उस किस्म की रूप और रंग ले रहा है चाइना के साथ। क्योंकि बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट ये 14 मई को उनका प्लान है। ये प्लान कामयाब होगा कि नहीं मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन 14 मई को डोनाल्ड ट्रंप विजिट के लिए जा रहे हैं जी से मिलने के लिए, चाइनीज प्रेसिडेंट से। तो उससे पहले ये वातावरण को मन में रखना निहायत आवश्यक है। और साथ ही आज के खबर के मुताबिक काफी हलचल हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जो यूएसए ट्रुप्स है। और ये ज्यादातर रिपोर्ट आ रहा है कि पूर्व की तरफ से, पूर्व मतलब साउथ ईस्ट और पूर्व, यानी कि जो आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ जो है इस तरफ कुछ हरकत हो रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि 10 से 15 हजार एडिशनल ट्रुप्स, स्पेशल फोर्सेस भी हैं, डेल्टा फोर्सेस हैं, इनके साथ ये जोड़े गए हैं। प्लस 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, पहले 2 का हिसाब किताब हम सुनते थे, जैसे कि आपका जेरल्ड फोर्ड वो कहाँ से, मेडिटेरियन की तरफ से, और इस तरफ से ये आता था अब्राहम लिंकन। अभी जॉर्ज बुश का भी सुनने में मिला है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं। कुल मिला के इनका तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जो फाइटर जेट्स हैं ये 200 से ज़्यादा हैं, 200 से ज़्यादा है। और रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है
वो भी एयरक्राफ्ट काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। और ये भी कुछ रिपोर्ट आया है कि यूएई के जो एयरबेस है वहाँ पे अमेरिका का काफ़ी हद तक एयरफोर्स की जो फाइटर जेट्स, उनका रडार कंपोनेंट जो जो डिस्ट्रॉय हो गए थे, ये सारे आके अभी रीडिप्लॉय होने लगे हैं। तो ऐसा वातावरण के बीच में आईआरजीसी या ईरान का वो पाकिस्तान में जो बातचीत शुरू करने की प्रयास कर रहा है अमेरिका, तो उसको उन्होंने टाल दिया था, पूरा मना कर दिया था। और इसी बैकग्राउंड को मद्देनजर रख के अगर आप देखेंगे, चंद एक इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें डेवलप हो रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है कि ईरान अभी तक मना कर रखा है कि अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार वो ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी भी तरह साम दाम दंड भेद करके वो यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, और निकलेंगे तब जब कोई विक्ट्री के बराबर, या वो कहते हैं ना कि फिक्शनल विक्ट्री नहीं, कोई जेन्युइन विक्ट्री हो। उनको दिल से मालूम है कि अभी उनका ये स्ट्रेटेजिक डिफीट की बराबर चल रहा है। अभी विक्ट्री के लिए आप सिर्फ एरियल बोम्बार्डमेंट करके आपको विक्ट्री नहीं मिलता है कोई लड़ाई कोई देश के खिलाफ। जब तक आपके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे तब तक आप विक्ट्री को विक्ट्री नहीं कह सकते हैं। अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव उनका चेंज हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ना वो रेजिम चेंज के बारे में कह रहे हैं, ना वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का तो बातचीत में चल रहा था बातचीत, लेकिन ये एक लो प्रोफाइल नीचे की तरफ चला गया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलना है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलने के लिए एरियल बम्बार्डमेंट चाहे कितने भी कर ले, फिर भी आप ये नहीं कर सकते हो। जो जमीनी लड़ाई हो रहा था या हवा के जरिए से जमीन के ऊपर अटैक कर रहे थे जो एरियल प्लेटफॉर्म से, अभी वो समुद्र दरिया की तरफ शिफ्ट हो गया है, सी की तरफ शिफ्ट हो गया है, नेवल लड़ाई की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो नेवल लड़ाई वो कंट्रोल और टेरेन को आप देखेंगे कि हम कह रहे हैं नेवल लड़ाई, लेकिन नेवल के साथ जुड़ा हुआ है पहाड़ और जमीन की लड़ाई होना निहायत आवश्यक है। और जमीन की लड़ाई होगी तो उसको एयर सपोर्ट की जरूरत हो। सो तीनों सर्विसेज का यहाँ पे काफी जरूरत पड़ेगा। तो मेरा विचार ये कह रहा है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि बुट्स ऑन ग्राउंड का लड़ाई जो है अमेरिका अभी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ जाएंगे तो उससे काफी नुकसान पहुंचेगा। और अमेरिका का एपिटाइट आज के दिन में नहीं है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे बॉडी बैग्स अगर ज्यादा नंबर पे जाते हैं। और बुट्स ऑन ग्राउंड का ऑपरेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ये बहुत उनको ये डेड बॉडीज एक्सेप्ट करने की उनका सीमा को बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात, लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो खर्ग आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 450 किलोमीटर दूर जो पर्शियन गल्फ है, ये कुवैत के आसपास, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे 450 किलोमीटर दूर है। हाँ, मैं जानता हूँ वहां से मेन सोर्स ऑफ ऑयल है खार्ग आइलैंड से, इसमें कोई शक नहीं है, वहीं से वो भरते हैं। लेकिन सारे जहाज और जितने भी वेसल्स हैं सब के सब उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होके आना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझने के लिए मैं चंद चीजों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम जानते हैं 38 टू 39 किलोमीटर्स, और नैरोस्ट पॉइंट पे 31 किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन है एक्चुअली 38 टू 39 किलोमीटर्स। अदर चैनल के अलावा उसका जो सी साइड अगर पूरा आप देखेंगे ये करीब 89 टू 90 किलोमीटर होता है। लेकिन जो पानी गहराई जहाँ पे पानी गहरा है वहाँ पे चैनल्स को बांटा गया है, एक इनकमिंग जो अंदर आने वाले जहाज है और एक आउटगोइंग, दोनों के बीच में कुछ गैप है 2.5 से 3 किलोमीटर। ये जो गहराई है पानी को मद्देनजर रख के ये चैनल जो है वाटर चैनल, ये ईरान की तरफ, ना कि ओमान की तरफ, ईरान की तरफ ये बायस्ड है। तो ये जितने भी चैनल हैं इसको डोमिनेट करता है ईरान का जो पहाड़ियां हैं, साथ साथ पहाड़ी जो कटिंग है, पहाड़ी के ऊपर एक मिसाइल लॉन्चर या उसका ऑटोमेटिक वेपन या ड्रोन को इस्तेमाल करते हैं, तो आसानी से बाय वर्च्यू ऑफ डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन एंड फायर ये आसानी से जहाजों के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है, ये स्पेसिफिक पॉइंट को आप एरियल बॉम्बार्ड आप कर सकते हैं। उनका ऑल्टरनेट पोजीशन है, उनका सेकेंडरी पोजीशन है, उनका कोई ऐसा ही उसको फेंट अटैक को दिखाने के लिए वो भी पोजीशन है। सो
इसीलिए अगर एरियल बोम्बार्डमेंट करते हैं, डिकॉय जिसको बोलते हैं, डिकॉय, चाइना ने काफी सारे डिकॉय दे रखा है, प्लास्टिक के बने हुए डिकॉयज, वो लगेगा जैसे वो आपका मिसाइल लॉन्चर है, लेकिन एक्चुअली मिसाइल लॉन्चर नहीं है। और अमेरिका और इजराइल खूब सारे डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो डिस्ट्रक्शन जो है कोई असर नहीं डाल रहा है। तो प्लस उनका टनलिंग के माध्यम पहाड़ के अंदर से करीब 500-600 मीटर नीचे है, तो ये सारे टनलिंग के जरिए से जुड़े हुए हैं, काफी नेटवर्क बना हुआ है। तो इसीलिए कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर को हो सकता है कोई स्पेशल ऑपरेशन के जरिए से, जब तक अपने कब्जे में नहीं लेंगे तब तक ये पूरा ऑपरेशन, क्योंकि आप मिसाइल या ड्रोन या इन्फेंट्री का कोई भी काम होता है, कम्युनिकेशन के बिना वो काम नहीं कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन जब होता है, कोई ना कोई सीनियर अथॉरिटी होता है, वो हुक्म देता है, हुक्म देने से पहले प्लानिंग किया जाता है, कोऑर्डिनेट करते हैं। और आर्मी या आर्म फोर्सेस के इतने एक्टिविटीज होते हैं, कोई सिंगल कोई एलिमेंट से काम नहीं होता, मल्टीपल स्टेक होल्डर होते हैं, इनको सबके साथ मेल मिलाप करके ये जाके कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाके ये फायरिंग करते हैं। क्योंकि ये इफेक्टिव और प्यूनिटिव अटैक किए हैं, प्रिसिशन एक्यूरेट अटैक हुआ है पिछले 50-54 दिन के अंदर, मतलब 8 अप्रैल तक मैं कह रहा हूँ, 40 दिन की जो लड़ाई है, इससे ये जाहिर है कि इनका सिस्टम कुछ अनोखा किस्म का है, जो अभी तक मोसाद और सीआईए को पकड़ में नहीं आया है। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को खोलना चाहते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पूरा कोस्ट लाइन जो है ईरान का पर्शियन गल्फ के साथ और सी ऑफ ओमान की तरफ, ये करीब करीब 2300 किलोमीटर का लंबाई है। ये 2300 किलोमीटर में से जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का जो किंक बनता है, जहां से ऐसे घूम के आते हैं, एक यू टर्न करके आते हैं, तो उसका पूरा जो लंबाई है 145 से 190 किलोमीटर है। और ये जो 145 टू 190 किलोमीटर का जो आप लंबाई है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा हूँ मैं। ये डिस्टेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस डिस्टेंस के ऊपर उसके अलग अलग किस्म की मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं और मोटर्स हैं। यह फायर करके जहाज़ों के ऊपर, ये जो चैनल है, वाटर चैनल जिसके ऊपर जहाज मूव करते हैं, ये सारे चैनल्स दे आर क्लोजेस्ट टू द हिल फीचर। बाकी जो है चैनल वो दूर हो जाते हैं, वो मिसाइल के रेंज से दूर हो जाते हैं। सो 145 टू 190 किलो, मान लो आप 200 किलोमीटर भी ले लेते हैं। ये जगह 3 अलग अलग लेयर्स में पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी का लेयर है जो इमीडिएट पूरा डोमिनेट करता है पूरा चैनल को, वो करीब करीब वो कहते हैं कि 2 से 6,000 फुट का हाइट है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है 6 से 9,000 फुट तक हाइट है। उसके बाद उसके ऊपर जो होते हैं 9 से 12,000 फुट तक हाइट है। तो इसका मतलब आप देखेंगे ये 3 अलग अलग लेयर में अमेरिकन फोर्सेस एयरबोर्न डिवीजन ऑलरेडी है, 82 एयरबोर्न डिवीजन। उनको अगर वो डिप्लॉय करते हैं या हाई अल्टीट्यूड एयर ड्रॉप करके वो लैंड हो सकते हैं, लेकिन लैंडिंग ग्राउंड नहीं है, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। हो सकता है कि दूसरे तरीके से, नेवल रिसोर्सेज के तरीके से, कहीं कहीं या कुवैत और इराक के बॉर्डर से काट के सीधा ईरान के अंदर घुसेंगे। उनका तजुर्बा, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, जो कि गल्फ वॉर 1 और 2 में उन्होंने हिस्सा लिया था। 90s की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ उस समय जो रूट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है कुवैत की तरफ से आएंगे। हो सकता है कि उस रूट से ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज तक, लेकिन डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा, करीब करीब 1200 से 1600 किलोमीटर दूर है। आप कुवैत का बॉर्डर से लेते हैं या इराक के बॉर्डर से लेते हैं, तो ये डिस्टेंस को पार करने के लिए उनको ग्राउंड मूवमेंट करना पड़ेगा, या उनको अटैक हेलीकॉप्टर, या उनको एयरबोर्न ऑपरेशन करके स्लीदरिंग करना पड़ेगा, स्लीदर करके पहाड़ियों के ऊपर उतरना पड़ेगा। और उधर क्लोज कॉम्बैट होता है, बुट्स ऑन ग्राउंड की लड़ाई होती है, उसमें काफी नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। तो इसकी ग्राउंड में होगा कि नहीं मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन ये एक ऑप्शन है अभी जिस तरह बातचीत चल रहा है। क्योंकि जो भी कुछ उन्होंने डिमांड किया है अमेरिका, ईरान ने कह चुका है कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का बात है, ये 2 बार ऑलरेडी वो राजी हो चुके हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो आइदर आप अमेरिका को हैंड ओवर करो, आपके देश के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये ईरान इसके साथ सहमति नहीं है। ईरान कह रहा है कि ये सोवरेन कंट्री है और उन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन कर रखे हैं, वो साइन एक सिग्नेटरी है।
और हालांकि उनका रेटिफाई नहीं हुआ है पार्लियामेंट में, तो क्योंकि वो साइन कर रखे हैं तो उनको न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे कि आप यूरेनियम एक नेचुरल फॉर्म में जो मिलता है 0.7% उसका एनरिचमेंट होता है, और उसका सिविल इंजीनियरिंग एनर्जी के लिए और पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेट करने के लिए 3 to 5% का एनरिचमेंट की जरूरत है। उसके बाद 20% आपको चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इनके पास पड़ा है 60% एंड अबव, जो वेपन ग्रेड माना जाता है। वो कह रहे हैं कि जो हाई एनरिचमेंट है उसको डी एनरिच कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है, हो सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है वो अपना मॉनिटर करेगा, उसके लिए वो राजी हैं, लेकिन वो बिल्कुल जो सेंट्रीफ्यूग्स और बाकी सारे पाबंदियां इनको ऊपर डाल रहे हैं, वो एक किस्म का है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात नहीं करेगा। ये सारे सब कुछ पूरा यूएसए को हैंड ओवर करना चाहिए, जो कि वो ईरान से ही मेरे ख्याल से वो जो दावा कर रहे हैं वो राजी नहीं होंगे। और मैं तो ये कहूँगा ये काफ़ी लंबा और खींचेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इरादा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का इरादा है कि ओबामा के टाइम में तो JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 को P5+1, जब P5 हो गया परमानेंट मेंबर जो है आपका सिक्योरिटी काउंसिल वाला, जो वेटो पावर जिनके पास है, और जर्मनी, ये जो टोटल 5 देशों को गारंटी लेके ये एग्रीमेंट हुआ था। और उस एग्रीमेंट के तहत JCPOA के मुताबिक उन्होंने चंद एक चीज़ों को कमिट कराए थे ईरान से। नंबर 1 था कि इनका एनरिचमेंट परसेंटेज रहेगा 3.67%, जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पावर बना सकते हैं। नंबर 2, उनका स्टॉक पाइल 202 किलो के करीब रहेगा। नंबर 3, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसकी वो मॉनिटर करते रहेंगे, कई उल्टा सीधा काम होता है उसका रिपोर्ट करेंगे, और न्यूक्लियर आर्म्स वगैरह कुछ बनाएंगे नहीं। तो ये सारे एग्रीमेंट हुआ था। 2018 जैसे ही आया, डोनाल्ड ट्रंप उससे पुल बैक किए। उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल बकवास है, और ही टोर इट इनटू पीसेस, एंड देयर आफ्टर वो बिल्कुल कोई एक्शन ही नहीं लिया। जो बाइडेन आए उसको रीइंस्टेट कर दिए। तो ये जो चीजें हुए हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है बिल्कुल उसको रफा दफा करके ईरान को न्यूक्लियर पावर होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। तो ये मेरे ख्याल से ये गलत है। और 2018 के बाद सिचुएशन क्या हुआ? स्टॉक पाइल 202 किलो की जगह हो गया 10,000 किलो से ज़्यादा। उनका जो एनरिचमेंट 3.67% होना था वो बढ़ के चला गया 60% एंड अबव वेपन ग्रेड टाइप। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो देखभाल करते थे, मॉनिटर करते थे, रिपोर्ट देते थे, वो पिछले 9-10 महीने से उनका रिपोर्टिंग या मॉनिटरिंग बंद हो रखा है। और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 6 महीने में आराम से बन जाता है जब एनरिचमेंट परसेंटेज होता है इस तरह। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना कि बराबर है, ईरान इसमें मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी अभी डोनाल्ड ट्रंप जिद करके बैठे हैं, साम दाम दंड भेद करके। उनको एक एग्जिट चाहिए, ऑनरेबल एग्जिट किसी भी तरह, और सक्सेस दिखाना चाहते हैं कि वो ऐसा डील बना है ईरान के साथ जो JCPOA 2015 से बेहतरीन है। और उनका वो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच में जो चल रहा है वो टक्कर, उससे वो दिखाना चाहते हैं कि वो जो बाइडेन से बेहतर थे, वो जो बैरक ओबामा से ज़्यादा उन्होंने काफ़ी अच्छा ये प्लान बनाया है। तो मेरे ख्याल से ये एक्चुअली नो गो सिचुएशन है। किस हद तक वो सक्सेसफुल होंगे मैं कह नहीं सकता हूँ, और ये चलते रहेगा। एंड एक ऑप्शन आता है, इफ पुश कम्स टू शव, क्योंकि उसको ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। सिर्फ एक उपाय से ऑनरेबल एग्जिट उनको मिल सकता है मेरे ख्याल से। वो उपाय है आइदर वो एब्रप्टली यू टर्न, शार्प यू टर्न, ब्लाइंड टर्न बोलते हैं ना, यू टर्न लेके चले जाए, चाहे दुनिया कुछ भी बोले वापिस चले जाए, क्यूबा में जाए या ग्रीनलैंड में कहीं घुस जाते हैं, कहीं जाके कोई हरकत करे, या इसी ऑप्शन में ये बुट्स ऑन ग्राउंड के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि बुट्स ऑन ग्राउंड के बिना आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैप्चर नहीं कर सकते हो, उसको आप फ्री नहीं कर सकते हैं। और इसी का एक हिस्सा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करने के लिए ये जो ब्लॉकेट लगा रखे हैं बिना मतलब, ये ब्लॉकेट को हटाएंगे तब जाके ईरान जो है उससे कमिटमेंट लेंगे कि हाँ ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन। उन्होंने बीच में एक बार माना था यूएस के साथ जो चली थी बात, एक कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ये करेंगे, बोला भी था, और फिर वो थोड़ी देर बाद बंद ही हो गया। और यूएसए ने पता नहीं बिना मतलब वो ब्लॉकेट के बारे में शुरू कर दिया कि नहीं वो करेंगे। उन्होंने एक जहाज, ईरान का जहाज को
कैप्चर किया था, जिससे पूरा एकदम बातें जो घूम गया, पूरा उल्टा घूम गया। सो ये थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव है पूरा विश्व में। ऑयल, द कॉस्ट ऑफ ऑयल इज गोइंग अप लाइक एनीथिंग। ऑयल का एनर्जी कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हैं, फर्टिलाइजर है, आपका सल्फर इसमें जो बाई प्रोडक्ट है, सल्फर से सल्फर एसिड बनता है, और सल्फर एसिड के बिना आप कॉपर रिफाइन नहीं कर सकते, कॉपर निकल भी रिफाइन नहीं हो पाएगा। और आप देखेंगे ये सल्फर एसिड के चक्कर में क्या होता है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, अगर बड़ी पिक्चर आप देखेंगे, ये एक्चुअली बढ़ जाता है, क्योंकि सल्फर की कमी है। पेट्रोलियम जब नहीं आ रहा, 20% ऑयल एंड गैस इज सपोज टू कम आउट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, एंड वो 20% के देखते हैं तो करीब करीब 20 मिलियन टू 21 मिलियन बैरल्स पर डे। पिछले 54-55 दिन, आज क्या हो गया, 55 दिन हो गए हैं, मतलब ट्रिकल भी नहीं आया है। उसका 1 to 2% मैक्सिमम आया होगा बाहर, इक्का दुक्का जहाज के सिवा मेरे ख्याल से नहीं आए हैं। तो पूरा विश्व का जो है पूरा इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, जब इस तरफ टक्कर होता है, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दिया जाता है, इंडस्ट्री टेक्स अ बैक सीट। इंडस्ट्री जब आपका बैक सीट हो जाएगा, निकल और कॉपर नहीं मिलेंगे, तो आपका ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बंद हो जाएगा, सेमीकंडक्टर बंद हो जाएगा, डाटा सेंटर बंद हो जाएंगे, आपका लिथियम बैटरी प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा। सो इसमें क्या प्रायोरिटी जाएगा एग्रीकल्चर की तरह, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादातर आपका इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मिलता है। ये पूरा विश्व में एम्प्लॉयमेंट दे विल बी। देखिए यूरो, अब अमेरिका में हो क्या रहा है, पिछले 7-8 दिन का स्टैटिस्टिक लीजिए, जितने टॉप मल्टीनेशनल कंपनी है, 5,000, 10,000, 15,000, धीरे 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 उसको ले ऑफ कर रहे हैं। आप तो खुद ही विदेश में रहे, आप जानते होंगे अमेरिका कंपनीज कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये पूरा ले ओवर, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया वहां पे लोगों के बीच में। देयर इज अ ह्यूज क्राइसिस विच इज एक्चुअली बिल्डिंग अप इन यूएसए। सो ये चीज अगर जल्दी बंद नहीं करेंगे, कोई सोल्यूशन निकालेंगे नहीं, तो हिंदुस्तान का तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान को हमें रेजिलिएंट बनना है, और डाइवर्सिफाई तो हो चुका है, काफ़ी सारे नए नए देशों के साथ हम ऑलरेडी कोलैबोरेट करना शुरू कर दिए हैं, वहाँ से इंपोर्ट भी हो रहा है। यूएसए अपना लंबी गेम खेल रहा है। ये लंबी गेम क्या है, वो चाइना को पुश बैक करना चाहता है। वेनेजुएला के बाद ईरान में वो उसको पुश बैक, ये असली लड़ाई अगर देखेंगे ये ईरान और यूएस के बीच में नहीं है, ये है यूएसए और चाइना के बीच में। ईरान बेचारा जो है वो प्रॉक्सी बन रहा है, जैसे यूक्रेन उधर प्रॉक्सी बन रखा है, और इसमें बड़े कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स चल रहा है। इधर रशिया कह रहा है कि जिस तरह आप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे और लड़ाई अभी तक खींचते जा रहा है, इसी तरह वो भी सपोर्ट करेंगे ईरान को। उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन हुआ है जनवरी 2025 को। तो ये काफी सारे कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, हालांकि सामने ऊपर से वो मना कर रहा है कि नहीं नहीं वो कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ इनके साथ लेना देना नहीं है। लेकिन अब मान के चलिए, सैटेलाइट नेविगेशन फैसिलिटी से लेके पिन पॉइंटेड एक्यूरेट टारगेटिंग फैसिलिटी, सर्वेलेंस फैसिलिटी, रशिया दे रहा है इंट एक्यूरेट इंटेलिजेंस ऑफ द टारगेट्स। तो ये सारे चीजें आप देखेंगे इनडायरेक्टली। अभी आप अमेरिका ईरान का तो टक्कर हम कह रहे हैं, लेकिन लड़ाई हो रही है अमेरिका वर्सेस चाइना एंड रशिया। इसमें आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, और इनके पास मिसाइल्स लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूं अंबर, आप अगर याद रखेंगे, आपके चैनल में बता रखा हूं कि ईरान का आप 1984-85 से अगर हिसाब लेंगे, ठीक है, उसका डेली प्रोडक्शन कैपेबिलिटी उसका एक महीने में कितना होता था, 30 होता था, एक साल में 360। लेकिन ये वॉर टाइम फैसिलिटी, जब पिछले साल 12 दिन की लड़ाई शुरू हुई है, ये उनका सर्ज कैपेसिटी आ जाता है। सर्ज कैपेसिटी में जो महीने में 30 करते थे, एक साल में 360, वो महीने में 360 करने लगे हैं। 360 मल्टीप्लाई आप करेंगे, 8-9 महीने हो गए हैं, जून में लड़ाई हुई थी, अब जितना टाइम होगा मल्टीप्लाई कर लो, तो मिसाइल कैपेसिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। इनके पास क्रूज मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनके पास हाइपोसोनिक मिसाइल्स हैं, इनके पास MIRV, जो हम ओपन सोर्स में पिछले 40-50 दिन पहले पढ़ते थे कि उनका जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो उनका अंडर ट्रायल है या अंडर डेवलपमेंट है, ये ऑलरेडी डेवलप हो चुका है।
ठीक है नहीं। सो आईसीबीएम अगर इंटरकॉन्टिनेंटल अगर रेंज 15,000 किलोमीटर नहीं है, कम से कम 5-6 हज़ार तो उनका अचीव हो गया है। आप अगर स्टडी करेंगे पिछले 40 दिन की लड़ाई में उन्होंने MIRV कैपेबिलिटी जो अ, उसको बोलते हैं कि मल्टीपल री एंट्री व्हीकल, जो इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल जो मिसाइल होता है, तो एक मिसाइल में वो 5-6 किस्म की वॉरेंट्स ले सकते हैं और अलग अलग टारगेट अलग अलग जगह वो हिट कर पाएंगे। तो ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी दिखा चुके हैं, वो आयरन डोम के बीच में से पेनिट्रेट करके इजराइल ऑलरेडी हिट किया है। तो इसलिए नॉट टू अंडर एस्टिमेट ईरान, इनके पास आज भी काफी कैपेबिलिटी है। और ये ऐसा ही कहानी बनाते जा रहे हैं कि उसके अंदर अपराइजिंग शुरू हो रहा है, आपस में भेदभाव है, समझ है ही नहीं। ये सारे उन्होंने कंटिजेंसी प्लान करके रखा है, बाजी स्पोर्ट्स इन्हीं काम के लिए लगा रखे हैं। तो जितना भी भेदभाव है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की जहां पे कमी दिखाई जा रहा है, तो ये इनका कोई एक सिस्टम बना रखे जिससे सबको मिला जुला के रखे हैं और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रहा है ईरान की तरफ से। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट वन। अमेरिका विल डू वेल अगर वो डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए से ईरान के साथ फॉर लार्जर गुड ऑफ द वर्ल्ड, फॉर लार्जर गुड ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये लड़ाई को जल्दी से जल्दी समाप्त करें, उनके खुद अमेरिका के लिए बेहतर होगा। और आज के दिन में एप्स्टीन फाइल और उनका जो चल रहा है इम्पीचमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 25 बोलते हैं अमेरिका में, क्योंकि उनका 60 दिन अभी पूरा होने जा रहा है। बिना कांग्रेस का अप्रूवल लेके कोई ओवरसीज अगर अटैक कर रहे हैं कोई देश के खिलाफ, तो उनको 60 दिन के अंदर अप्रूवल लेना है। ये भी थोड़ा दिन अभी बाकी रह गया है, 60 दिन तो पूरे होने जा रहे हैं, 54 दिन 55 दिन हो गए, 5 दिन बाकी रह गए। अगर ये जाते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस अगर उनको अप्रूवल नहीं देता है तो उनको लेने के देने पड़ेंगे, बड़ा एक नेगेटिव स्पाइरल में चलेगा। और उनका जो मिड टर्म इलेक्शन है ज्यादा देर नहीं है, ये भी एक उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ेगा। और कांग्रेस में हालांकि आज के दिन में रिपब्लिकन का मेजॉरिटी है, सीनेट का इतना नहीं है जितना कांग्रेस के अंदर है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि ये आने वाले समय में इनको कोई भी बिल पास करना बहुत मुश्किल होगा। आज इनके कंट्री के अंदर डेट जो है 39 ट्रिलियन बन चुका है, उससे ऊपर चला गया है। और इनका आइस अटैक के केसेस चल रहे हैं, और इनका जो वेनेजुएला क्राइसिस उन्होंने शुरू किया था, अभी तक उसकी अप्रूवल मेरे ख्याल से हुआ नहीं है, उसको दिखा रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट एक्टिविटी। इसी तरह बहुत, लेकिन सबसे जो खतरनाक चीज है वो एप्स्टीन फाइल, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, और हो सकता है कि उसको वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो इशू को इस किस्म की लड़ाई वो शुरू कर रहे हैं। और मेरे जो खबर अभी मिला है, क्यूबा में उन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर दिया है। हो सकता है थोड़े ही दिन में यहाँ से क्विक एग्जिट लेके वो क्यूबा के अंदर चले जाएंगे। ये मेरा इतना ही था। बाकी सर ऐसा तरफ हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ऑफ कोर्स हम इस हमारे पास में पड़ोस में सारी चीजें हो रही हैं, और भारत इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो ऑफ कोर्स इन सारी चीजों से काफी असर पड़ना शुरू भी हो गया। तो शांति होगी तो हमारे लिए तो काफी अच्छा है। और वैसे तो खैर कहीं भी वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स उनको एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट चाहिए, तो कोई तो बहाना लगेगा उसमें, चाहे क्यूबा हो या फिर कोई और अगला उनका टारगेट हो सकता है। आपने बहुत बढ़िया चीज बताई। वो ये नहीं कि भारत के सपोर्ट में वो कुछ करेंगे। उनका जो डिप्टी सेक्रेटरी आए थे कुछ दिन पहले रायसीना डायलॉग के दौरान, यस सर, उन्होंने तो बोला था, ओपनली बोला था सर, ओपनली बोला कि अमेरिका भारत को वो सेकंड चाइना नहीं बनाएगा। कोई भी चीज में सपोर्ट, अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई होता है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, इंडिया को नहीं करेंगे। वो तो साफ साफ बोल के चले गए, इससे ज्यादा और सफाई क्या चाहिए। और साथ ही ये जो मणिपुर में जो घटनाएं हो रहे हैं, देखिए आप तो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा। मैं बार बार इसमें CIA का हाथ है। ये एक्सटर्नल, आप देखो अभी तक कुकीज की तरफ चल रहा था मणिपुर वैली जो है, जहाँ पे ऑल्सो सर अभी नेपाल में बलेन शाह नए PM आए हैं, उनको भी फाइटर हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, हार्डवेयर अभी दे रहे हैं। ये भी चल रहा है। अमेरिका वो चाह रहे हैं कि चाइना जो घेर डाला है, स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट कर रखा है, ये सारे नेबरहुड में, इंडिया के नेबरहुड में ऐसा घुसपैठ करें ताकि वो चाइना को पुश बैक दे सकते हैं इफेक्टिव। और ये भी उनका टारगेट है मणिपुर में करने का मकसद। मैं तो कल बोला था कोई सारे 3-4 चैनल में कि हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, भारत का एक रोड बन रहा है इंडिया मोरे
होके जाता है, म्यांमार होके, देन इट गोज थ्रू Yes, sir. थाईलैंड। ये करीब 1700 किलोमीटर डिस्टेंस है। 1700 में से 180 या 170 किलो, 170 के करीब करीब इतना बाकी है जो रोड डेवलप होना है। वो अलाइनमेंट हो रखा है, लेकिन वो डिस्टर्ब्ड एरिया है। वो चाह रहे हैं ये रोड कैसे ना बने, क्योंकि हमारा कालाधन प्रोजेक्ट अगर आप अपना ध्यान ले लेंगे, ये म्यांमार की तरफ है। ये सी जी रूट के जरिए से सिटवे होके हम जाते हैं, और ये मिजोरम की तरफ कनेक्टिविटी एक होता है, उधर एक कालाधन प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है। और वहां जी पे सर। हिंदुस्तान का पैसा भी काफी खर्चा हो रखा है, काफी डेवलपमेंट हो गया है। वहां पे भी एक रूट है, 30 या 40 किलोमीटर का रूट है जो डेवलप होना है। वो नहीं चाह रहे कि ये कनेक्टिविटी हिंदुस्तान का इंप्रूव हो, ठीक है नहीं। सो इसलिए मणिपुर का अभी तक था कुकी और मैतई, उन्होंने एक नया फ्रंट खोल दिया, नागास को भी लिया है। नागा के साथ अभी हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है, ज्यादा नहीं, 15 साल तक तो उनको पीसफुल, कुछ नहीं तो पीस तो था ना अभी तक। ये अचानक, चाहे Yes, sir. प्रेसिडेंट बोल बोलिए कुछ भी करिए, सरकार बहुत कुछ एक्शन ले रहा है, बहुत बिल्कुल काम सर। कर, ठीक है ना। अचानक ऑल ऑफ अ सडन 5-7 दिन पहले 7 या 8 अप्रैल को एक बम फूटता है, एक बच्चा मर जाता है। फिर अचानक आपका होता है कि ये नॉर्थ ऑफ इम्फाल वैली, उधर आपका जो नागा हिल्स है, उस तरफ आपका मारामारी शुरू हो जाता है। तो ये कैसे अचानक कैसे हो सकता है? ये एक्सटर्नल बिल्कुल। फोर्सेस हैं। और ध्यान रखिएगा, ये 6 या 8 यूक्रेनियन जो पकड़े गए थे ये कुछ दिन पहले, ये इसी जी सर। इलाके से पकड़े गए हैं। जी और सर, नॉर्थ ईस्ट नहीं पकड़े अमेरिका हैं। नाम है मैथ्यू का नाम, जो कोलकाता में पकड़ा गया, दिल्ली जी में सर। थोड़े दिन पहले वो जम्मू कश्मीर में कोई सैटेलाइट एंटेना लेके घूम रहा था। जी सर। तो वो कह रहा है कि मेरे को तो इसका नियम कानून पता नहीं है। भाई नियम कानून पता नहीं, इधर क्या कर रहे हो सैटेलाइट? वो कह रहा है तो ट्रैकिंग के लिए मैं जाता हूँ, ये लेके जाता हूँ। ये तो सब बहाना है, ये बहाना है। तो इसलिए हमारा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलजुल के काफी जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल कहूंगा सर। उनकी हौसला बुलंद करके रखना निहायत आवश्यक है, शाबाश देना चाहिए। और आने वाले समय में टाइम टू टाइम ये नए नए चुनौती बढ़ते जाएंगे, उनका डायनामिक्स बढ़ेगा। इसके साथ आईएसआई का हाथ है, ये जुड़े हुए हैं, अमेरिका और यस आईएसआई सर, वो तो सर कंप्लेन आईएसआई करते इज हैंड इन ग्लव विद हैं, जुड़े सीआईए। हुए हैं। ये चाह रहे हैं हिंदुस्तान को किसी भी तरह डिस्टेबलाइज करें। फिर भी यस। मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता है। हम बनेंगे ग्लोबल पावर। 2047 की जगह हो सकता है 5-10 साल और लंबा खिंच जाए, लेकिन हम बनेंगे बनेंगे बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस सर, इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।